हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट एंड क्लासेस पे। आज की जो टॉपिक और शैली है या कला आज कह सकते हैं एक तरीके से, वो नए चैप्टर के साथ चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ है। क्योंकि इससे पहले की जो भी क्लास हमने अभी तक दी है वो आपसे संबंधित राजस्थानी से थी, जो कल यानी कि इससे पहले वाली क्लास में हम उसका समापन कर दिए थे। आज जो ये शैली है वो एक नई शैली के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं मुग़ल काल की स्टार्टिंग, मुग़ल चित्रकला की स्टार्टिंग, जो वहाँ से मुग़ल चित्रकला के चित्रकार और जहाँ से मुग़ल चित्रकला पनपी, उसके पहले से कहाँ से चित्रकला आई है, तो उस शैली की चर्चा हम आप लोगों से करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस चित्रकला को यानी कि इस शैली को आप लोग समझ लीजिए, तभी आप लोगों को मुग़ल चित्रकला जो है समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है, नहीं तो अन्यथा आप लोग बाद में समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा चित्रकार कहाँ से और कैसे यहाँ पे इसका प्रभाव हुआ, क्या कैसे कारण है। तो इस चित्रकला के अंतर्गत आप लोगों को हम ये बताने की कोशिश करने जा रहे हैं, और इससे संबंधित आपके कुछ चित्रकार भी बहुत मोस्ट हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ईरानी शैली जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए है मुग़ल चित्रकला के पहले। ठीक है, तो यहाँ से जो हम बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं ईरानी शैली की। ठीक है, उसके बाद जो आपकी आती है इसके बाद वो मुग़ल चित्रकला स्टार्ट हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं ईरानी शैली, लिखा हुआ ऊपर है ईरानी शैली। ईरानी शैली के अंतर्गत नंबर 1 पॉइंट लिखा गया है, ईरानी फ़ारसी कला का जन्म समरकंद व हिरात था। ठीक है, ईरानी और फ़ारसी जो कला का जन्म यानी कि जहाँ से इसकी शुरुआत होती है ईरानी और फ़ारसी कला का, उसका जो जन्म हुआ था वो समरकंद व हिरात था। ठीक है, स्थान का नाम है समरकंद व हिरात। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है, तैमूर का पुत्र यानी कि तैमूर वंश के जो ईरानी शैली का जो स्रोत रहा है वो तैमूरिया ही थे, जो ईरानी शैली के अंतर्गत आते हैं। तो वही है तैमूर का जो पुत्र है वो शाहरुख स्वयं कवि और चित्रकार था। ठीक है, इस जो तैमूर वंश का जो यानी तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख, जिसका नाम था, वो स्वयं कवि और चित्रकार था। उसने अपने दरबार में कवियों एवं चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया। इसी की राजधानी हिरात नगर थी। वो कला का भी प्रेमी था शाहरुख, तैमूर वंश जो तैमूर का पुत्र था, कला का भी प्रेमी था और कवि तो था ही थे उसको भी, तो जो जिसमें वो रुचि उसको थी उसी के हिसाब से वो अपने दरबार में उन चित्रकारों को और उन कवियों को आश्रय देता था, वहाँ पे उसको पनाह देता था। इसी तरीके से उसने अपनी राजधानी जो है हिरात नगर बसा ली थी, जिसका जन्म हम कह सकते हैं हिरात हुआ था। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी है ये चित्रकारों का आश्रय। अब उसके बाद हम देख लेते हैं नंबर 3 पे, इसमें लिखा गया है, इसी वंश का सुल्तान बेगरा। ठीक है, जो इसी वंश का जो सुल्तान बेगरा था, ठीक है, उस बेगरा को संरक्षण में यानी बेगरा के संरक्षण में, यहाँ पे सॉरी के होना चाहिए, को हो गया। तो इसी वंश का सुल्तान बेगरा के संरक्षण में कमालुद्दीन बेहजाद नामी चित्रकार हुआ। तैमूर वंश के अंतर्गत ही सुल्तान बेगरा के संरक्षण में यानी कि उसकी देख रेख में कमालुद्दीन और बेहजाद नामक चित्रकार इसी वंश के अंतर्गत आए। नंबर 4 पॉइंट लिखा गया है, इस वंश के बाद शाह इस्माइल ने सफ़वी वंश की नींव डाली। यानी कि तैमूर वंश के बाद यहाँ पर जो है शाह इस्माइल ने सफ़वी वंश की नींव डाली थी तथा अपनी राजधानी तरबेज स्थापित की और वहाँ पर जो है राजकीय चित्रकार बेहजाद के रूप में घोषित कर दिया। जो तैमूर वंश के अंतर्गत यानी कि बेगरा के संरक्षण में बेहजाद नामी चित्रकार कार्य कर रहा था, उसको शाह इस्माइल ने अपने सफ़वी वंश की स्थापना करने के बाद उसने अपनी राजधानी तरबेज बनाई, जहाँ पर बेहजाद को एक राजकीय चित्रकार के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये नंबर 4 पॉइंट हो गया। उसके आगे हम देख लेते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे लिखा है, बेहजाद के 2 प्रमुख शिष्य
मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी हुए, जो हुमायूं के साथ भारत आ गए। देखिए, बेहजाद को जब बेहजाद को जब परवेज़ का जो है राजकीय चित्रकार घोषित कर दिया, तब उनके 2 शिष्य हो गए जिन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की। उनका नाम मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे, जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। ठीक है। 6ठा नंबर पॉइंट है, सफवी वंश के अंतर्गत ही शाह मुजफ्फर एवं प्रमुख कलाकार हुआ। अब जब सफवी वंश पड़ा, इसके अंतर्गत बेहजाद तो राजकीय चित्रकार थे ही वहाँ के, उस राजधानी के। उसके अंतर्गत मीर सैयद अली अब्दुल और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, और इस सफवी वंश के अंतर्गत शाह मुजफ्फर एक और कलाकार हुआ। ठीक है। तो इन 3 कलाकारों के नाम सफवी वंश के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कौन से कलाकार किस वंशों में कार्य किया। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रमुख रूप से शुरुआती से काम कर रहे हैं, जिनकी प्रमुख विवेचना होती है चित्रकारों में, उनका नाम है बेहजाद। तो बेहजाद के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि क्या इनके अंदर क्वालिटी थी, कैसा ये कार्य करते थे। ठीक है। तो बेहजाद हेडिंग पड़ी हुई है जहाँ पे बेहजाद को हम देख लेते हैं क्या क्या इनके अंदर क्वालिटी थी। तो बेहजाद के बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा है, यह ईरानी शैली का सबसे उच्च कोटि का चित्रकार था। ठीक है। नंबर 1 पे लिखा है, यह ईरानी शैली का सबसे उच्च कोटि का चित्रकार था। ठीक है। नंबर 2 पे लिखा है, यह सबसे पहले हुसैन साहब बेगरा का दरबारी चित्रकार था। अभी हमने बात इससे पहले की थी कि इसी वंश का जो सुल्तान बेगरा था, उसने अपने संरक्षण में कमालुद्दीन और बेहजाद के चित्रकार जैसे हैं कार्य किए हैं। तो इससे पहले जो है बेगरा के दरबार में तो कार्य किया ही है, लेकिन ये ईरानी शैली का सबसे अच्छा और सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना गया है। ठीक है। इसलिए इसका नाम अलग आता है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है, तैमूर वंश के 6ठी पीढ़ी के शासक। ठीक है। तैमूर वंश के 6ठी पीढ़ी के शासक मोहम्मद बाबर के समय में इसने काम किया था। इसका वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में दिया है। ठीक है। जो तैमूर वंश की 6ठी पीढ़ी हुई, यानी कि उसका जो शासक, यानी कि इससे पहले जो तैमूर वंश के शासक थे, तो हमने बता दिया तैमूर का पुत्र ही शाहरुख था। उसके बाद जो 6ठी पीढ़ी आती है, जिसका नाम हम मोहम्मद बाबर के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो जो बाबर था, उसका 6ठी पीढ़ी थी तैमूर वंश की, तैमूरिया थे ये लोग। तो बाबर के समय में इसने भी कार्य किया है, जिसका वर्णन अपनी जो बाबर ने खुद की आत्मकथा जो है तुझ के बाबरी में इसका नाम दिया है। चौथे नंबर का जिसका पॉइंट है बेहजाद में, क्या इसको बोला जाता है, इसे हिरात शैली का जनक भी बोला जाता है, क्योंकि हिरात जन्म यानी ईरानी शैली का जन्म स्थान माना जा सकता है, जन्म केंद्र माना जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में जो ईरानी और फारसी कला का जो जन्म स्थान है वो समरकंद व हिरात ही माना जाता है। इसीलिए जो है बेहजाद को हिरात शैली का जनक भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि बेहजाद से ही आपकी चित्रकला मुगल काल की स्टार्ट होती है। 5वां पॉइंट लिखा है बेहजाद के बारे में, बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। आप लोग पूर्व का मतलब कहने का मतलब ये है कि पश्चिम की कला में आप बेहजाद राफेल एक कलाकार हैं, उनको उनकी चित्रकारी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से वो अपने दर्शाते हैं। उसी तरीके से इसको बेहजाद को जो है पूर्व का राफेल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इतना अच्छा ये कार्य करता था। सर्वश्रेष्ठ, सबसे उच्च कोटि यानी सर्वश्रेष्ठ के रूप में इसकी संज्ञा दी गई है ईरानी शैली के अंतर्गत। तो ये तो बात हो गई बेहजाद के बारे में, जो बेहजाद चित्रकार हैं। अब हम बात कर लेते हैं संपूर्ण ईरानी शैली जो है यहाँ की, जो ईरानी शैली के अंतर्गत जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो संपूर्ण ईरानी शैली की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है। तो ईरानी शैली की विशेषताएं, नंबर 1 पे लिखा है पॉइंट, ईरानी कला पर अजंता तथा चीन का प्रभाव है। अब ईरानी कला जो है, अजंता गुफा आज से कई साल पुरानी है, ईसा पूर्व मान सकते हैं, कई ईसा पूर्व पहले की है। और चीन का जो प्रभाव है, यानी कि चीन में भी चित्रकारी का जो स्टार्टिंग होती है वो भी बहुत पहले होता था। ठीक, सबसे पहले चीन की स्टार्ट होती है कला। तो इस पर जो है ईरानी कला पर जो है अजंता और चीन का प्रभाव रहा है। दूसरा पॉइंट है
इस्लाम धर्म में आकृतियों का निषेध होने के कारण सूक्ष्म अलंकरण की परंपरा ईरानी शैली में विकसित होती है। देखिए ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा समझने योग्य है। देखिए इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें चित्रकार यानी चित्रकारी करने पर निषेध लगाया गया है अन्य धर्म को छोड़ करके। लेकिन निषेध होने के कारण भी यानी कि वहाँ पे नहीं कर सकते, उसके कारण भी यहाँ पे जो है सूक्ष्म यानी कि बहुत ही बारीक अलंकरण की परंपरा रही है जो ईरानी शैली को विकसित होती है दिखाई देती थी। ठीक है, जहाँ से ईरानी शैली में सूक्ष्म अलंकरण के साथ साथ परंपरा ईरानी शैली में ही विकसित होती है, क्योंकि वहीं से ये परंपरा स्टार्ट होती है सूक्ष्म कलाकारी की। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ईरानी शैली में अत्यधिक बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। सूक्ष्म अलंकरण वही कह सकते हैं, या यहाँ की जो रेखाएं हैं वो रेखा प्रधान रही हैं। ठीक है, तो रेखा जो प्रधान नहीं है उसके अंतर्गत जो है अत्यधिक बारीक रेखाओं का जो है प्रयोग किया गया है। चौथा पॉइंट इसमें देखते हैं, ईरानी चित्रों में पुरुषों को सर्वोच्च तथा स्त्रियों को लता मानकर चित्रण हुआ है। अब यहाँ पे ईरानी चित्रों में पुरुषों को सर्वोच्च तथा स्त्रियों को लता मानकर चित्रण हुआ है, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को जो बनाया गया है वो ज़्यादा सुंदर तरीके से दिखाया गया है। कहने का मतलब ये है ईरानी चित्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा लयात्मक रूप से रेखाएं इसमें यूज की गई हैं। नंबर 5 पे पॉइंट लिखा गया है, भवनों का अंकन सूक्ष्म नक्काशी युक्त किया जाता था। आप ये लोग तो सभी लोग जानते हो कि मुगलों के जो भवन हैं या महल हैं या उनके गुंबद हैं उसमें सभी में जो डिज़ाइन या नक्काशी युक्त कोई भी डिज़ाइन बनी हो, कुछ भी आकृति बनी हो, वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बनाया गया है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है वो ईरानी शैली की ही देन होती है। ठीक है, इसीलिए भवनों का जो अंकन है उसमें जो है बहुत सूक्ष्म नक्काशी करके दर्शाया गया है। नंबर 6 पॉइंट लिखा गया इसके अंतर्गत, चित्रकारों का नाम लिखने की परिपाटी की शुरुआत ईरानी कला से मानी जाती है। अब जो चित्रकार होते थे उसका जो नाम लिखने की परिपाटी स्टार्ट होती है, यानी कि पेंटिंग के ऊपर या चित्रों के ऊपर वो जो लिखने की परिपाटी स्टार्ट होती है वो आपकी ईरानी शैली से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि चित्रों का जो नाम है लिखने की परिपाटी वो ईरानी शैली से ही स्टार्ट होती है। ठीक, अब हम 7 नंबर देखते हैं इसका पॉइंट, क्षितिज रेखा सदैव ऊपर दर्शाई गई। क्षितिज रेखा भी मैंने शेखावटी में भी यही बताया था कि यहाँ पर जो है क्षितिज रेखा सदैव ऊपर की तरफ दर्शाई गई है। अगला हम पॉइंट देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं, हाशिया चित्रण ईरानी कला की देन है। हाशिया आप लोग समझ रहे होंगे कौन सा हाशिया, तो जो किसी पृष्ठ पर कोई आकृति बनती है तो जो उसके चारों तरफ जगह छोड़ी जाती है, जो भी छोड़ी जाती है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो चारों तरफ हाशिया बनता था, वो चित्रण करने की जो परिपाटी है वो ईरानी कला की देन है। ठीक है, जो चारों बीच में चित्र बना करके आसपास की जगह जो छोड़ी जाती थी चारों तरफ, उसकी जो चित्रण करने की जो परिपाटी है वो हाशिया चित्रण करने की जो कला की देन है वो ईरानी शैली की ही देन है। 9 नंबर पे देख लेते हैं, चित्रों में सफ़ेद सपाट चमकीले रंग भरे गए हैं तथा रेखाएं कोणदार हैं। अब चित्रों में ज़्यादातर सफ़ेद और चमकीले रंग ही भरे गए हैं। ठीक है, और रेखाएं कोणदार बनाई गई हैं, ना कि लयात्मक ज़्यादा हैं। ठीक, कोणीय रेखाओं का प्रयोग किया गया है और सफ़ेद और चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। तो ये तो बात हो गई ईरानी शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ठीक है, और हमने एक एक करके पॉइंट्स आप लोगों को समझा दिया है बहुत अच्छे से। अब हम देख लेते हैं, नोट में 2 पॉइंट आपको लिखे हैं उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है ये। तो नंबर 1 पॉइंट नोट में लिखा है, ईरानी चित्रों में जो भी चित्र बनते थे ईरानी में, तो होता क्या था कि दिन का जो दृश्य होता था उसको दिखाने के लिए पीले व सफ़ेद रंग का प्रयोग करते थे। अगर ईरानी चित्रों के अंतर्गत किसी भी दृश्य को दिखाना होता था दिन का दृश्य, तो उसमें पीले या सफ़ेद रंग का प्रयोग करते थे, क्योंकि उससे दिन का प्रभाव दर्शित होता था।
तथा रात का दृश्य दिखाने के लिए काले व नीले रंग का प्रयोग किया जाता था। अब रात का जो उनको दिखाना होता था दृश्य तो काले व नीले रंग का प्रयोग किया जाता। समझ गए कि ईरानी चित्र जो होते थे उसमें जो दिन का अगर दृश्य दिखाना होता था तो पीले या सफ़ेद रंग का प्रयोग करते थे। यानी कि जिस चित्र में पीले व सफ़ेद रंग का यूज हुआ है वो समझ जाइए कि दिन का है, और रात यानी कि जिसमें काले और नीले का रंग का प्रयोग हो वो रात को दिखाने के लिए प्रयोग करते थे। नंबर दूसरा पॉइंट आपका है, बाबर के अनुसार शाह मुजफ्फर दाढ़ी रहित युवा चेहरे बनाने में निपुण था। अब ये जो बाबर है आप लोग सभी जानते हो मुग़ल चित्रकला का प्रथम शासक या मुग़ल काल का प्रथम शासक कह सकते हैं, ठीक है। तो जो बाबर जो था जिसके अनुसार जो यहाँ का शाह मुजफ्फर जो था ये दाढ़ी रहित यानी कि किसी भी पुरुष की दाढ़ी सहित युवा यानी कि किसी भी नवयुवक की जो चेहरे होता था उसमें बनाने में ये बहुत ही निपुण था। क्योंकि हर एक ईरानी शैली हो चाहे मुग़ल चित्रकला हो चाहे आपकी राजस्थानी हो, उस समय में क्या होता था कि एक चित्रकार किसी एक विधा में पारंगत होता था। उस हिसाब से इसी हिसाब से जो होता क्या था कि राजाओं के और मुग़लों के दरबार में अलग अलग चित्रकारों के रूप में कई लोग होते थे चित्रकार जो अपनी अपनी विधा में पारंगत होते थे। उसी तरीके से क्या था कि बाबर के अनुसार शाह मुजफ्फर जो था वो दाढ़ी रहित युवा चेहरे बनाने में निपुण था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक अगर दाढ़ी रहित बना तो पक्षी चित्रण भी करेगा, वो दिन का दृश्य भी दिखाए, ऐसा नहीं होता। हर एक चित्रकार जो था उस समय अपनी अपनी विधा में पारंगत था। तो इसको याद करने में आप लोगों को ज़्यादा कोई कठिनाइयाँ नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ईरानी शैली इतनी समझ में आ गई होगी। बहुत ही सूक्ष्म है शैली, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही पॉइंट हमने सरलता से समझा दिए हैं, बहुत ही सरल पॉइंट है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए और लोगों को जुड़वाइए, ठीक है। कमेंट करिए, लाइक करिए। और एक और चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और लोगों को भेज जरूर दीजिए। जुड़वाइए तो उनकी मर्ज़ी है, अगर उनको अच्छा लगा तो जुड़ेंगे ज़रूर, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए लोगों को जिन तैयारी कर रहे हैं उनको जुड़वाइए। और आने वाली जो क्लास होगी अगली आपकी वो नई चित्रकला के साथ हम मिलेंगे। यानी ईरानी शैली हमने आप लोगों को अच्छे समझा दिया। यहाँ से आपकी जो है विकसित होती है, आपकी मुग़ल चित्रकला स्टार्ट हो जाएगी। अब मुग़ल चित्रकला लेकर के आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।